कैलिफोर्निया के गोल्ड रश से बाहर आने वाला सबसे आकर्षक उत्पाद क्या था? वैसे वो गोल्ड नहीं था। अधिकतम खनिकों के लिए गोल्ड रश मूल रूप से एक हलचल थी, लेकिन उन खनिकों की सेवा करने वाले व्यापारियों का क्या? खैर, उनके पास वास्तव में एक सुनहरा विकल्प था। उन सभी खान मजदूरों को उत्पाद, आवास, भोजन और कपड़े चाहिए थे, बहुत सारे कपड़े। फिर आए लेवी स्ट्रॉस। नाम तो सुना होगा। स्ट्रॉस एक जर्मन अप्रवासी थे जो 1853 में सैन फ्रांसिस्को में आए और फिर उन्होंने लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी खोली, जो कि एक थोक का सूखे माल का कारोबार था। वो ठीक ठाक चला, लेकिन स्ट्रॉस की असली सफलता को आने में 20 साल लगे, जो कि थी ब्लू जीन्स। इसके लिए आप उनका नाम जानते हैं। स्ट्रॉस के ग्राहकों में से एक, जो कि एक दर्जी थे लैटविया से और जिनका नाम जैकब डेविस था, उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों को सिलने के लिए स्ट्रॉस से डेनिम फैब्रिक खरीदे, जैसे टेंट, वेगन, कवर और अब पैंटे भी। डेविस ने अपने आविष्कार के पेटेंट और विपणन में मदद के लिए स्ट्रॉस को लिखा, जो कि थी डेनिम पेंस जिन्हें मजबूत बनाते थे कॉपर रिवेट्स। फिर उन्होंने 1873 में पैंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया। जबकि जीन्स अभी भी 150 साल बाद दुनिया भर में सनसनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि लेविस ने हमेशा चमत्कार दिखाया है। कंपनी प्रसिद्ध हुई एक ऑल अमेरिकन ब्रांड के रूप में, लेकिन जनता की वफादारी को बनाए रखने में इसने संघर्ष किया है और फिर मजबूत प्रगति के बाद वे 2019 में पब्लिक चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जीन्स का आविष्कार करने वाली कंपनी के लिए उछाल का कदम बनेगा या सिर्फ हलचल रह जाएगी? पहले 70 वर्षों के लिए लेवी अमेरिका के मजदूर वर्ग के लिए पैंट थी, जैसे खनिक, खेत, कारखाने के मजदूर और बहुत लोग। 1913 तक लेवी का जीन्स बाजार में वर्चस्व रहा। फिर प्रतिद्वंदी ब्रांड ली ने अपनी यूनियन ऑल्ट पेश की। कुछ दशकों के बाद रैंगलर ने अपनी जीन्स पेश की, फेल्ट सिम्स और गहरी जेब के साथ, नए दिनों के काउबॉय लुक के लिए। ऐसे प्रतिस्पर्धा गर्म हो रही थी, लेकिन डेनिम बाजार एक प्रमुख बढ़ावा का अनुभव करने वाला था। कैसे? विश्व युद्ध 2 और बेबी बूमर्स की वजह से, जिसने विश्व युद्ध 2 के दौरान दुनिया भर में पदार्पण किया, जब अमेरिकी सैनिकों ने ऑफ ड्यूटी के दौरान यूरोप भर में आकस्मिक पैंट पहनी थी। जब सिपाही लौटे तो जीन्स चारों ओर रह गई, परंतु सिल्वर स्किन की मदद से यह कार्यात्मक से फैशन स्टेटमेंट में बदल गई। जॉन वैन ने पहली बार 1930 और 1940 के दौरान पश्चिमी फिल्मों में अपने बीहड़ पात्रों के साथ डेनिम को लोकप्रिय बनाया, लेकिन डेनिम की असली सफलता 1950 हॉलीवुड फिल्मों और उन्हें देखने वाले किशोरों से मिली। जब जेम्स ने रिबेल विदाउट अ कॉज में जीन्स और लेदर जैकेट को पहना, तब उन्होंने एक फैशन सनसनी को जगा दिया। हालांकि डीन ने लेवी के प्रतिद्वंदी कंपनी ली से जीन्स पहनी थी। लेवी खुद अन्य लोकप्रिय फिल्मों में प्रसिद्ध सितारों के पैरों में दिखी। इन फिल्मों ने जीन्स को अमेरिका के किशोरों के सामने सेक्सी विद्रोह के प्रतीक के रूप में पेश किया और कुछ स्कूल जिलों ने छात्रों को जीन्स पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बढ़ती लोकप्रियता ने देश भर में लेवी के विस्तार में मदद की। देश भर के यंग बेबी बूमर्स ने अपनी लेवी को पहना 50 के दशक के सॉक हॉप्स में, 60 के दशक के म्यूजिक फेस्टिवल में और 70 के दशक के विरोध प्रदर्शन में। इस सफलता को भुनाने के बाद लेवी 1971 में पहली बार पब्लिक हो गई और इसकी बिक्री 70 के दशक में अंत में 37% की वार्षिक दर से बढ़ी। इसी समय डेनिम बाजार फल फूल रहा था। 1980 में लगभग 590 मिलियन जीन्स बेची गई। लेवी और उसके शीर्ष प्रतियोगी ली और रैंगलर डेनिम बाजार के 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन यह डेनिम का चलन 1980 के दशक की शुरुआत में धीमा हो गया। लेवी एक प्रतिष्ठित अमेरिकन ब्रांड के रूप में जाना जा रहा था, वो भी संघर्ष करने लगा। सबसे पहले कंपनी फैशन ट्रेंड में पीछे रह गई, जो कि था स्लंपिंग जीन्स मार्केट 80 के दशक का। कैल्विन क्लेन के डिजाइनर जीन्स और जॉर्डेज वॉग में आ गया। उनकी पैंट में वो सेक्स अपील थी जो लेवी की क्लासिक 501 में नहीं थी। उपभोक्ताओं ने उन्हें लेवी की लागत से लगभग 2 गुना कीमत में खरीदा। उसी समय प्रमुख विक्रेता वीएफ कॉरपोरेशन का रैंगलर की मूल कंपनी ब्लू बेल के साथ विलय हो गया। अब क्लासिक अमेरिकन जीन्स बाजार के लेवी के शीर्ष प्रतियोगी रैंगलर और ली दोनों ही वीएफ कॉरपोरेशन के अधीन थे। 1984 की पहली छमाही में लेवी का राजस्व 78% गिर गया, जो कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के लिए चिंता की बात थी। लेवी स्ट्रॉस के वसंजरों ने कंपनी के अधिकांश हिस्से को वापस खरीदने के लिए कर्ज में $1.6 बिलियन लेने का फैसला किया। ऐसा करके इसे प्राइवेट ले गए और इसे वॉल स्ट्रीट के दबाव से मुक्त किया। प्रतियोगियों की वजह से 1997 से 2002 तक हर साल लेवी की बिक्री में गिरावट हुई। फिर भी कर्ज से परेशान होकर कंपनी ने पहले गैर पारिवारिक सीईओ की भर्ती की, जो कि थे फिल मैरिनो और उनके उत्तराधिकारी जॉन एंडरसन ने समाधान के लिए चारों ओर दौड़े। उन्होंने डॉकर ब्रांड को बेचने का विचार किया और कंपनी को वापस पब्लिक करने का भी। लेवी की बिक्री 2007 तक कुछ हद तक ठीक हो गई, पर वह फिर से गिर गई।
जब वित्तीय दुर्घटना ने परिधान उद्योग को तबाह कर दिया। 80 और 90 के दशक में अमेरिका से दूसरे देशों में सस्ते श्रम वाले गारमेंट उत्पादन की तेजी से आउटसोर्सिंग देखी गई। इसने लेवी के प्रतिद्वंदियों को कीमतों में कमी करने की अनुमति दी, जिससे ग्राहक लेवी ब्रांड से दूर हो गए। इससे लेवी की अमेरिकी प्रतिष्ठा और उसके कर्मचारियों के संबंध पर सवाल उठने लगे। जब 1906 में सैन फ्रांसिस्को की आग ने लेवी की फैक्ट्री को जला दिया, तब भी लेवी अपने मजदूरों को भुगतान कर रही थी, और जब बिक्री महामंदी के दौरान गिर गई, लेवी उन्हें हटाने के बजाय मेहनत कर रही थी उन्हें नई कारखानों में भेजने के लिए। इसलिए लेवी ने आउटसोर्सिंग का विरोध किया। इसने 80 और 90 के दशक में कुछ प्लांट्स को बंद कर दिया था, पर फिर 2004 में अपने अंतिम यूएस प्लांट को बंद कर दिया। अपना बचाव करते हुए लेवी के प्रवक्ता ने यह बोला, हमने अमेरिका में विनिर्माण को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की, लेकिन हमें एक कंपनी के रूप में जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धी रहना जरूरी था। अब लेवी की अधिकांश जीन्स चीन, वियतनाम, मैक्सिको और अन्य जगहों से आती है। इसलिए 2000 के दशक के मध्य तक लेवी को भारी कर्ज का सामना करना पड़ा, सुस्त बिक्री और एक अकेल अमेरिकी ब्रांड की घटती प्रतिष्ठा से जूझ रहे थे। एक और लेवी के बाहरी व्यक्ति बर्ग ने 2011 में सीईओ का पद संभाला। उन्होंने कंपनी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे पुरुषों के निचले व्यवसाय पे काम करने पर ध्यान दें और कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करें। उन्होंने स्टोर्स में सुधार किया और ई-कॉमर्स साइट भी, लेकिन महिलाओं की जीन्स के साथ सबसे अधिक सफलता पाई। नए यूरेका इनोवेशन लैब इन हाउस रिसर्च और डिजाइन पहल का उपयोग करते हुए 3 साल से कम समय में बिक्री $800 मिलियन से बढ़कर $1 बिलियन से अधिक हो गई है। इसके साथ साथ फैशन का चलन आखिरकार लेवी की तरफ आ गया है। नॉस्टैल्जिया ने 1980 और 1990 के दशक के लाइट वॉश, डिस्ट्रेस और मॉम जीन्स और लेवी 501 के स्वाद को वापस ले आया है। कान्ये वेस्ट लेवी का विंटेज ट्रक जैकेट पहनते हैं, जबकि उनके प्रसिद्ध पारिवारिक लोग लेवी के कपड़े दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे और 2017 के क्रिसमस कार्ड पर। लेवी को भी हाई प्रोफाइल स्नीकर ड्रॉप का स्वाद मिला है, जब उन्होंने 2018 के जून में एयर जॉर्डन 4 स्नीकर को डेनिम में रीमेक किया था। अंत में लेवी ने खुद को लोगों की नज़र में प्रमुखता से रखा। सबसे पहले 2013 में इसने सैन फ्रांसिस्को के 49 स्टेडियम के नामकरण अधिकारों के लिए 20 साल के $220 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। स्टेडियम और इसके कर्मचारी, चेयरलीडर सहित अब लेवी के विज्ञापन में शामिल हो गए। कॉन्सर्ट और NFL गेम्स में भाग लेने वाले लोग हमारे मुख्य ग्राहक हैं, तो यह हमारे ब्रांड को सांस्कृतिक वार्तालाप के केंद्र में वापस रख देगा, यह बर्ग ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में लिखा। दूसरा, लेवी अन्य रिटेलर्स में शामिल हो गया और 2018 में बंदूक हिंसा के खिलाफ सार्वजनिक रुख अपनाया। पूर्व सेना अधिकारी बर्ग ने एंटी गन हिंसा कार्यकर्ताओं को दान में $1 मिलियन का वादा करने के लिए एक ऑपेड लिखा और लेविस कर्मचारियों के लिए हर महीने 5 घंटे का स्वयंसेवक भुगतान किया। उन्होंने पहले 2016 में लेवी स्टोरों में हथियार को नहीं लाने का अनुरोध किया था। बर्ग ने कहा कि उन्हें लेवी के स्टोर के खिलाफ धमकी मिली है और ओपेड पोस्ट करने के बाद भी खुद को, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अन्य गतिविधियों के खिलाफ खतरों और देश भर में कई लोगों द्वारा सामना की गई बंदूक की हिंसा के दैनिक खतरों की तुलना में यह कुछ नहीं है। इसलिए इनोवेशन, ट्रेंड्स और बोल्ड पब्लिक मूव्स के साथ लेवी अपने कुछ आइकॉनिक सार को फिर से हासिल कर रही है। उन्होंने 2012 और 2015 तक अमेरिकी डेनिम बाजार के लगभग 11% पर लगातार कब्जा किया और उनकी वार्षिक बिक्री धीरे धीरे 2017 में $4.9 बिलियन तक वापस आ गई। यह 1999 के बाद से उनकी उच्चतम बिक्री संख्या थी और यह तब हुआ जब यूएस जींस के बाजार में मार खा रहा था, लेकिन यह 1996 की बिक्री से भी कम थी। निजी रहने से कंपनी को अपने व्यापार में दीर्घकालिक निवेश करने में मदद मिली, लेकिन अभी भी कर्ज $1 अरब से अधिक है। जैसे डेनिम बाजार बढ़ रहा है, इसलिए लेवी ने 2019 में पब्लिक जाने का फैसला कर लिया था। इससे जो नकदी आएगी उससे वह कर्ज का भुगतान कर पाएगी और विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। यह संभावित निर्णय तब आया जब वीएफ कॉरपोरेशन ने ली और रैंगलर को अलग कर दिया और निर्णय लिया उनको पब्लिक कंपनी बनाने का। वीएफ कॉरपोरेशन ने अगस्त 2018 में एक निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, यह द नॉर्थ फेस और टिम्बरलैंड जैसे सक्रिय ब्रांडों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो इंगित करता है कि इनके डेनिम ब्रांड समग्र लाभ कमा रहे हैं, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि लेवी पब्लिक जाने से काफ़ी कुछ हासिल कर सकता है। ये सुनहरा अवसर है लेवी के लिए अपने आप को अमेरिकी आइकन के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए।